Hello guys, today we are going to start up with a very important topic, that is the sulfonamide. In the previous video we have studied about the antimicrobial agent and basic definitions about the antimicrobial agent. What are the definitions come under the antimicrobial agent, such as the antibiotic, bactericidal, bacteriostatics, minimum inhibitory concentration, and we have studied about the classification of the antibiotic, where what are the basis of the classification. There are basically six basis of the classification of the antimicrobial agent. If you want to see that video, link is in the description. Now we will study in this video about the sulfonamide, basic structure of sulfonamides, and what are the chemistry of sulfonamide and classification of sulfonamides, and the drugs come under the sulfonamide. We will study about the brief instruction of that drug. So my name is Anil Sharma. Let's begin with the topic. सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन। बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सल्फोनामाइड्स का। सल्फोनामाइड का बेसिक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है जो एक NH2 सल्फोनामाइड्स में लगता है फर्स्ट पोजीशन पे, और एक लगता है फोर्थ पोजीशन पे। जो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है वो बना रखा है सल्फेनिलमाइड का, जो एक ड्रग है सल्फोनामाइड्स में। कोई भी बेसिक ड्रग हो, कोई भी ड्रग हो सल्फोनामाइड्स में, वो बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। जो कुछ हिस्ट्री होती है सल्फोनामाइड्स की, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो बोल रहा है, सल्फोनामाइड वाज अ फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट, AMAs शॉर्ट फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल एजेंट की, AMAs इफेक्टिव अगेंस्ट अ पायोजेनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये बोल रहा है कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वो पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है जो ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करते हैं ना, वो उसके अगेंस्ट काम करता था सल्फोनामाइड्स। ये फर्स्ट एंटीमाइक्रोबियल एजेंट थे सल्फोनामाइड्स हमारे। सेकंड इसमें जो बोल रहा है कि एक डाई था, प्रोटोनसिल वाज अ फर्स्ट डाई इंक्लूडेड इन द डोमैक टू ट्रीट अ एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस इन द माइस एंड फाउंड इट टू बी हाईली इफेक्टिव। ऐसा देखा गया कि जो पोटेंशियल एक डाई था, जो कि एक साइंटिस्ट था डोमैक, जो अपने रिसर्च में यूज कर रहा था उस पोटेंशियल रेड डाई को। उसमें क्या था, एक उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक माइस था, माइस को क्या था, इन्फेक्शन हो रखा था, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। उसमें क्या था, वो जो साइंटिस्ट था डोमैक, वो पोटेंशियल डाई को यूज कर रहा था इसको ट्रीट करने के लिए, माइस को ठीक करने के लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए, जो कि हाईली इफेक्टिव था। वो ठीक भी कर रहा था पोटेंशियल डाई। इसमें बाद में ये भी पता चला कि जो इन्फेंट्स हैं, उस कुछ इन्फेंट्स के अंदर क्या करा गया, स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया हो रखा था। स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया का मतलब होता है कि ब्लड में इन्फेक्शन हो रखा है, ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, स्ट्रेप्टोकोकल की वजह से जो इन्फेक्शन हो रखा है उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। जो कि स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया जो है हमारा, वो 100% फेटल है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसमें जो इन्फेंट्स है वो उसकी डेथ होने की 100% चांस है। बट प्रोटोनसिल को यूज करने के बाद ऐसा देखा गया कि वो क्योर हो रहा था, स्ट्रेप्टोकोकल सेप्टिसीमिया क्योर हो रहा था। उसके बाद 1937 में ऐसा देखा गया, ऐसा क्लियर हो गया कि प्रोटोनसिल को जब तुम एडमिनिस्टर करोगे बॉडी के अंदर तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसका ब्रेक डाउन होने के बाद सल्फेनिलमाइड बनेगा, जो कि मैंने अपना ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है वही बनेगा, और अपनी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी दिखाएगा वो अपने बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है आपका सल्फोनामाइड्स की केमिस्ट्री। सल्फोनामाइड्स की केमिस्ट्री जो होती है, सबसे पहला जो पॉइंट बोल रहा है कि ऑल सल्फोनामाइड मे बी कंसीडर्ड टू बी अ डेरिवेटिव ऑफ अ सल्फोनामाइड पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। ये जो माना गया है कि जो सल्फोनामाइड्स हैं वो सारे के सारे सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव हैं किसके, सल्फेनिलमाइड के, जो मैंने ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसको हम बोलते हैं पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स। सेकंड इसमें पॉइंट है कि इंडिविजुअल मेंबर्स डिफर इन द नेचर ऑफ N1 सल्फोना अमीडो N substitution which governs the solubility, potency and pharmacokinetic property। इसमें देखा
कहा गया है कि हर एक इंडिविजुअल जो मेंबर है, हर एक इंडिविजुअल जो ड्रग है वो अपनी जो उसका जो नेचर है वो N1 पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है उस पे डिफर करते हैं कि N1 पोजीशन पे क्या है। जो N1 पोजीशन पे जो NH2 ग्रुप है वो अपनी वो गवर्न करता है, वो बताता है सॉल्युबिलिटी कैसी है उस ड्रग की, या पोटेंसी कैसी है उस ड्रग की, या फिर फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी कैसी है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या करेगी। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो होता है फ्री अमाइनो ग्रुप इन द पैरा पोजीशन N4 इज रिक्वायर्ड फॉर द एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी। जो फोर्थ पोजीशन पे आपका नाइट्रोजन है, NH2 ग्रुप है, वो बताता है कि एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कैसी होगी। जो अगली जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द सल्फोनामाइड्स, जिसमें सल्फोनामाइड्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है सिस्टमिक एक्टिंग एजेंट्स, सेकंड जो कैटेगरी आती है लोकल एक्टिंग, एंड थर्ड कैटेगरी आती है अदर्स में, जिसमें दोनों लोकली और सिस्टमिकली दोनों काम आते हैं। जो सिस्टमिक होता है वो फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड होता है। लोकल एक्टिंग जो होता है उसमें जो ड्रग्स आते हैं वो होता है सल्फा एसिटामाइड, सेकंड जो ड्रग आता है वो होता है सिल्वर सल्फर डायाजीन एंड मेफिनाइड, थर्ड जो ड्रग आता है। जो अदर्स में जो दोनों लोकली और सिस्टमिक जो एक्ट करते हैं उसमें आता है सल्फा सेलाजीन। सिस्टमिक जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी होती है शॉर्ट एक्टिंग, जो कि 4 से 8 घंटे काम करती है, और इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है सेकंड कैटेगरी, जो 8 से 12 घंटे काम करती है। लॉन्ग एक्टिंग जो होती है वो 7 घंटे से ज्यादा काम करती है। जो शॉर्ट एक्टिंग में जो ड्रग आता है वो होता है सल्फा डायाजीन, इंटरमीडिएट में जो ड्रग आता है वो होता है सल्फा मिथोक्साजोल, और जो लॉन्ग एक्टिंग में होता है सल्फा डॉक्सिन। अब हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सल्फोनामाइड्स स्टार्ट होता है पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, जिसको हम PABA भी शॉर्ट फॉर्म में PABA भी बोलते हैं। अब पैरामाइनो बेंजोइक एसिड प्रिकर्सर होता है फोलिक एसिड का। प्रिकर्सर फोलिक एसिड का प्रिकर्सर होने का मतलब है कि जो फोलिक एसिड है वो पैरामाइनो बेंजोइक एसिड से बनेगा। तो इसका मतलब है जो फोलिक एसिड है उसका काम होता है कि जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन और उसकी ग्रोथ करने में हेल्प करेगा फोलिक एसिड। अब मेन मोटिव है हमारा फोलिक एसिड को ना बनने देना। अब जो सल्फोनामाइड्स होता है और पैरामाइनो बेंजोइक एसिड होता है, दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपस में सेम होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। अब पैरामाइनो बेंजोइक एसिड जब होगा तो फोलेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में वो क्या बनाएगा, डायहाइड्रोफोलिक एसिड। अब डायहाइड्रोफोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ फोलेट रिडक्टेज बनाएगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब हमें ये वाला जो पूरा प्रोसेस है ये होने नहीं देना। अब जो सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं, सल्फोनामाइड्स फोलेट सिंथेटेज को क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा, और डायहाइड्रो नहीं बनेगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा। अब एक बात और समझने की है इधर कि जो सल्फोनामाइड्स है अगर बॉडी के अंदर पस वगैरह है बना हुआ है तो उसमें काम करेगा नहीं। क्यों नहीं काम करेगा, जो पस होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड उसमें प्रेजेंट होता है पस के अंदर, तो सल्फोनामाइड्स पैरामाइनो बेंजोइक एसिड के अंदर काम नहीं करता। अगला टॉपिक जो हमारा आने वाला है वो है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक का बेसिक मीनिंग होता है जब हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी ड्रग के ऊपर क्या करती है। अब हम पढ़ने वाले हैं सल्फोनामाइड्स का फार्माकोकाइनेटिक। जब हम सल्फोनामाइड्स को एडमिनिस्टर करेंगे तो बॉडी हमारी सल्फोनामाइड्स के ऊपर क्या करने वाली है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसमें वो बोल रहा है कि जो सल्फोनामाइड्स को जब हम एडमिनिस्टर करते हैं या फिर लेता है कोई भी पेशेंट, तो वो क्या करता है, एक तो तेजी से और ऊपर कंप्लीट पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू। अब एब्जॉर्प्शन की बात हो गई, उसके बाद होती है बाइंडिंग कैपेबिलिटी टू द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड किस तरह होता है वो डिपेंड करता है। सल्फोनामाइड 10 से 20% तक आपका डिफर करता है कि 10 कोई कैटेगरी होती है सल्फोनामाइड्स के अंदर वो 10% बाइंड करती है प्रोटीन से, कोई होती है 20%, कोई 95% भी आपकी बाइंड कर जाती है। वो डिफरेंट मेंबर्स पे डिपेंड करती है कि कौन सा मेंबर है। और उसके बाद जो लॉन्ग एक्टिंग जो ड्रग्स होते हैं वो हाईली बाउंड प्रोटीन होते हैं।
उसके बाद आता है सल्फोनामाइड्स। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, जब सल्फोनामाइड्स आपका एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन सल्फोनामाइड का बहुत अच्छा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बहुत ज्यादा टिश्यूज के अंदर, कैविटीज के अंदर चले जाता है। जो सेरस कैविटीज होती है हमारी, जो सेरस कैविटी होती है वो होती है इंटरनल, जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल कैविटीज होती हैं, उनकी थिन लाइनिंग वो करती है, उसके अंदर सल्फोनामाइड आसानी से चले जाते हैं। उसके बाद आता है जो फ्री फॉर्म सल्फर डायजीन का होता है, फ्री फॉर्म जो होता है वो अपना कंसंट्रेशन उतना ही सीएसएफ के अंदर अटेन करता है जितना प्लाज्मा के अंदर अटेन करता है। सीएसएफ का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन के अंदर होता है। जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो जो प्लेसेंटा होता है उसके अंदर भी फ्रीली अपना क्रॉस कर जाते हैं। इसके बाद आता है सल्फोनामाइड्स, जो एक्सक्रीशन होती है सल्फोनामाइड्स की, उसका बेसिकली जो एक्सक्रीशन होती है वो किडनी के थ्रू होती है, और किडनी के अंदर जो प्रोसेस होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके थ्रू आपका सल्फोनामाइड एक्सक्रीट होता है इसमें। अब हम बात करते हैं ड्रग्स की, उन ड्रग्स की जो सल्फोनामाइड्स के कैटेगरीज के अंदर आते हैं। सबसे पहला जो ड्रग हम लेते हैं वो होता है सल्फामिथोक्साजोल। उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है, इट हैज अ स्लो oral absorption and urinary excretion resulting in the intermediate duration of action t half in the adults average to 10 hours। इसका जो सल्फामिथोक्साजोल होता है वो ओरल एब्जॉर्प्शन इसकी बहुत स्लो होती है, और यूरिनरी एक्सक्रीशन जो होती है वो भी बहुत स्लो होती है। इसके कारण ये इंटरमीडिएट ड्यूरेशन का ड्रग होता है, जिसका टी हाफ जो होता है एडल्ट के अंदर वो 10 घंटे होता है। अगला पॉइंट जो इसमें आता है, इट इज प्रिफर्ड कंपाउंड फॉर कॉम्बाइनिंग विद द ट्राइमिथोप्राइम बिकॉज द टी हाफ ऑफ बोथ इज सिमिलर। ये बोल रहा है कि जो सल्फोमिथोक्साजोल होता है वो ट्राइमेथोप्राइम के साथ कॉम्बिनेशन में हम यूज करते हैं, क्योंकि जो दोनों का जो टी हाफ होता है वो सिमिलर होता है, सेम होता है। हालांकि however higher fraction is acetylated which is relatively insoluble crystal urea can occur। हालांकि जब जो ज्यादातर जो मीथाजोल ड्रग होता है वो उसका ज्यादातर जो फ्रैक्शन होता है वो एसिटाइलेटेड होता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। जो मेटाबॉलिज्म होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और इनसॉल्युबल होने के कारण वो क्रिस्टल यूरिया कॉज करता है। क्रिस्टल यूरिया होता है तुम्हारे यूरिन के अंदर क्या होगा, वो क्लाउडीनेस आ जाएगी क्रिस्टल्स बनने के कारण। अगला जो पॉइंट होता है, जो सल्फामिथोक्सोल का जो आपका डोज होता है वो होता है 1 ग्राम बीडी फॉर 2 डेज। बीडी का मतलब दिन में 2 बार लेना है, मतलब 1-1 ग्राम सुबह और शाम 2 दिन के लिए लेना है। और उसके बाद 0.5 ग्राम जो होता है वो बीडी लेना पड़ेगा, मतलब 0.5 जो आधा ग्राम है वो सुबह लेना है, आधा ग्राम शाम को लेना है। अगला जो ड्रग्स आते हैं वो होते हैं सल्फर डॉक्सिन एंड सल्फा मिथोपायराजीन। जिसमें जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि दे आर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड, एक्शन लास्टिंग फॉर ग्रेटर देन 1 वीक बिकॉज ऑफ द हायर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड स्लो रीनल एक्सक्रीशन टी हाफ 5 to 9 डेज। ये बोल रहा है कि सल्फा डॉक्सिन और सल्फा मिथो पायराजीन जो होता है वो अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होते हैं, क्योंकि इनका जो एक्शन होता है वो 1 हफ्ते से ज्यादा चलता है, और जो प्लाज्मा प्रोटीन जो बाइंडिंग होती है इनकी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा बाइंड करते हैं प्लाज्मा से, और जो एक्सक्रीशन होती है बाहर निकलने की कैपेबिलिटी वो बहुत कम होती है। इसके कारण जो इनका टी हाफ होता है वो 5 से 9 दिन चलता है, मतलब आधा कंसंट्रेशन जो होता है वो 5 से 9 दिन में खत्म होता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो बोलता है कि दे अटेन लो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री फॉर्म एंड नॉट सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट पायोजेनिक इन्फेक्शन बट आर यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द पायरीमिथामाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया स्पेशली इन द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, निम्यूनोसाइटोसिस, यूरोवीसी, pneumonia in the AIDS patients in the toxoplasmosis।
ये बोल रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो सल्फर डॉक्सीन्स हैं और सल्फर मिथो पायराजीन्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन फ्री फॉर्म के अंदर बहुत कम होती है, इसीलिए ये एक्यूट पायोजेनिक जो इन्फेक्शंस होती हैं, जो वो इन्फेक्शन या वो बैक्टीरिया जो पायरोजन निकालने के बाद बहुत बेकार, मतलब बहुत डेंजरस इन्फेक्शन कर देते हैं, उनको ठीक करने के लिए ये यूज नहीं करे जाते, सल्फर डॉक्सिन और सल्फर मिथो प्राइम यूज नहीं करे जाते। इनको यूज करते हैं हम पायरीमिथामाइन के साथ यूज करते हैं, और वो भी मलेरिया के अंदर हम यूज करते हैं, स्पेशली उन कंडीशन के अंदर जिनमें क्लोरोक्वीन जो मलेरिया का एक ड्रग होता है, अगर प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम उसके अगेंस्ट काम नहीं कर रहा तो। दूसरी कंडीशन जिसमें यूज करते हैं इनका कॉम्बिनेशन वो होता है जब एड्स हो जाता है, उसके अंदर जो निमोनिया होता है, निमोनिया कॉजिंग जो आपका जो बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं निमोनियोसिस्टिस यूरोवेसी है। और जो अगला जो एक और डिजीज होती है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस एक पैरासाइट से कॉज होता है, जो प्रेजेंट होता है आपकी जो कैट होती है उसके फीकस के अंदर आपका प्रेजेंट होता है, और एक कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स लाता है पेशेंट्स के अंदर, उसमें भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं। अगला जो पॉइंट बोल रहा है, बिकॉज दे कॉज द सीरियस क्यूटेनियस रिएक्शंस, लार्ज स्केल यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि ये जो सल्फोडॉक्सिन्स होते हैं या सल्फर मिथो पायराजीन होता है, वो सीरियस जो क्यूटेनियस रिएक्शंस होती हैं, जो स्किन के ऊपर, जो अपर लेयर के ऊपर जो ये रिएक्शंस करते हैं, उनके कारण ये लार्ज स्केल पे यूज नहीं करे जाते हैं, मतलब प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम यूज नहीं करते मलेरिया को पता करने के लिए, मलेरिया की जो फर्स्ट ड्रग है उसके अंदर हम यूज नहीं करते इनको। अगला जो ड्रग आता है हमारा वो होता है सिल्वर सल्फर डाइजीन। सिल्वर सल्फर डाइजीन के अंदर जो पॉइंट आता है, यूज्ड टॉपिकली एज 1% क्रीम, इट इज एक्टिव अगेंस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एंड फंगाई एंड इवन दोज रेजिस्टेंस टू अदर सल्फोनामाइड्स, एग्जांपल सूडोमोनास। ये बोल रहा है कि जो सिल्वर सल्फर डाइजीन है वो 1% क्रीम में यूज करा जाता है, और ज्यादातर जो लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं या फंगाइज होते हैं उनके अगेंस्ट ये काम करता है, और उन बैक्टीरिया या उन फंगाई के अंदर भी काम करता है जो दूसरे सल्फोनामाइड्स के से रेजिस्टेंस है, या दूसरे सल्फोनामाइड्स के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे या उनसे मर नहीं रहे, तो उनके अगेंस्ट भी सिल्वर सल्फर डाइजीन काम करेगा। जैसे एग्जांपल है सूडोमोनास के अगेंस्ट काम करेगा ये। It is slowly releases silver ions which appears to be largely responsible for antimicrobial action। ये बोल रहा है कि जो सिल्वर सल्फर डाइजीन जैसे तुम अप्लाई करोगे, टॉपिकली अप्लाई करोगे, तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, सिल्वर आयंस रिलीज करता रहेगा, और जो सिल्वर आयंस होते हैं वही अपना एंटी माइक्रोबियल एक्शन दिखाते हैं। जो सिल्वर सल्फर डाइजीन होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट जो होता है वो सिल्वर आयंस होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को मारते हैं। It is considered to be one of the most effective drug for preventing the infection of burnt surfaces and chronic ulcers and is well tolerated। ये ज्यादातर देखा जाता है कि जो सिल्वर सल्फर डाइजीन है वो ज्यादा इफेक्टिव ड्रग है। जो बर्न सरफेस होते हैं, जो जले कटे जो सरफेस होते हैं, मतलब किसी को बर्न हो गया कोई सरफेस तो उसमें ज्यादा काम आ जाते हैं, या क्रॉनिक अल्सर है किसी को उसमें काम आ जाते हैं, और ज्यादातर पेशेंट इसको टॉलरेट कर सकते हैं। हालांकि जो इन्फेक्शंस होते हैं, अदर इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें इसको यूज नहीं कराए जाते, ज्यादातर ये बर्न जो सरफेस होते हैं उसमें ही काम कराया जाता है। दो ब्रांड आते हैं इसके सिल्वर सल्फर डाइजीन के, वो होता है सिल्वरिन जो 1% क्रीम में आता है, और आर्जेनिक जो होता है 1% क्रीम विद क्लोरोहेक्सिडिन 0.25% इसमें होता है। ये दो ब्रांड होते हैं सिल्वर सल्फर डाइजीन जो मार्केट में आते हैं। लोकल साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, जब हम लगाते हैं उसको टॉपिकली तो बर्निंग सेंसेशन आती है, या ईचिंग होने लग जाएगी जो भी पेशेंट उसको लगाएगा सरफेस पे। Release of the sulfur diazine may be absorbed systemically and produce its own adverse effect। जो सल्फर डाइजीन होता है, जो सेकंड पार्ट होता है सिल्वर के साइड में, जो सल्फर डाइजीन होता है वो सिस्टेमिकली एब्जॉर्ब हो जाता है, जो जिसकी वजह से वो अपना खुद का एडवर्स इफेक्ट शो कर सकता है।
अगला जो हमारा आता है टॉपिक वो होता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड। सबसे पहला जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है नोजिया, वॉमिटिंग एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। एपिगैस्ट्रिक पेन का मतलब होता है जो अपर एब्डोमेन में जो पेन होता है वो आपका एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, जो कि प्रेजेंट होता है आपके रिब्स के नीचे। सेकंड होता है क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया में क्या होता है, आपका क्रिस्टल बनने के कारण यूरिन के अंदर क्या होता है आपका क्लाउडी फॉर्म होने लग जाता है यूरिन आपका। और ये क्रिस्टल यूरिया जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो डोज रिलेटेड होता है और एज कोई रेगुलर ये कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, ये इनफ्रीक्वेंट एडवर्स इफेक्ट होता है। अगला जो एडवर्स इफेक्ट होता है प्रेसिपिटेशन इन द यूरिन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग अ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड बाय alkalizing the urine in which the sulfonamide and their acetylated derivatives are more soluble। प्रेसिपिटेशन यूरिन के अंदर हम कम कर सकते हैं। कैसे कम करेंगे, ज्यादातर जो फ्लूइड्स अगर तुम लोगे, बहुत ज्यादा अगर फ्लूइड्स तुम पियोगे या फिर तुम एडमिनिस्टर करोगे अपनी बॉडी के अंदर, उससे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन यूरिन के अंदर कम होने लग जाएगा। और दूसरा एक स्टेप होता है प्रेसिपिटेशन ना करवाना हो तुम्हें यूरिन के अंदर, तो यूरिन को क्या करना है, एल्कनाइज करवा दो सल्फोनामाइड से, जिसकी वजह से जो एसिटाइलेटेड डेरिवेटिव होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल हो जाते हैं और आपका यूरिन से पास आउट होता है और क्रिस्टल यूरिया आपका नहीं हो, क्रिस्टल यूरिया जो एडवर्स इफेक्ट है वो नहीं हो पाएगा। अगला जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि 2 से 5% पेशेंट में ही होता है सल्फोनामाइड्स की वजह से। अगला जो एडवर्स इफेक्ट होता है दे आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ रैशेज एंड यूट्रिकैरिया एंड ड्रग फीवर। ये बोल रहा है जो हाइपर सेंसिटिविटी जो आपका एडवर्स इफेक्ट है वो ज्यादातर रैशेज के फॉर्म में होगा, यूट्रिकैरिया के फॉर्म में होगा। यूट्रिकैरिया को हम हाइव भी बोलते हैं। यूट्रिकैरिया एक स्पेशल टाइप ऑफ रैशेज होता है जो आपके बैक साइड में होगा और हाइव की शेप लेगा। ड्रग फीवर का मतलब है इस सल्फोनामाइड्स की वजह से अगर फीवर वगैरह आ गया तो उसकी वो एडवर्स इफेक्ट होगा। अगला होता है फोटोसेंसिटाइजेशन। फोटोसेंसिटाइजेशन भी देखा गया है। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम एंड एक्सफोलिएटेड डर्माइटस आर द सीरियस रिएक्शंस रिपोर्टेड विद द लॉन्ग एक्टिंग एजेंट्स। जो सल्फोनामाइड जो लॉन्ग एक्टिंग हैं उनकी वजह से जो स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम हो जाता है। स्टीफन जॉनसन सिंड्रोम एज देखा नहीं जाता, बट अगर हो गया तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिव केयर आपको पेशेंट को देनी पड़ती है, इमरजेंसी केस हो जाता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में पेशेंट को क्या होगा, फ्लू होगा, उसके बाद रैशेज वगैरह हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएगा, उसमें आपके वाटरी ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। और इसमें सिम्टम्स बेसिकली हेडेक होता है आपका, फ्लू हो जाएगा, कफ हो जाएगा, ये सारे आपके स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के सिम्टम्स होते हैं। अगला जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो 0.1% पेशेंट में ही देखा जाता है और ये अनरिलेटेड टू डोज है। डोज से रिलेटेड कोई ऐसा हेपेटाइटिस ये है नहीं, इसलिए 0.1% में ही देखा जाता है। अगला जो साइड इफेक्ट होता है, टॉपिकल यूज ऑफ सल्फोनामाइड इज नॉट अलाउड बिकॉज रिस्क ऑफ कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन, हाउएवर ऑक्यूलर यूज इज परमिटेड। इसमें देखा जाता है कि जो टॉपिकल सल्फोनामाइड हम यूज करते हैं उसमें कॉन्टेक्ट सेंसिटाइजेशन हो जाता है, मतलब उसमें एलर्जी वगैरह हो जाएगी। बट इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्यूलर यूज कर सकते हैं, आंखों में यूज कर सकते हैं। अगला जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस उन पेशेंट्स के अंदर होता है जिसके अंदर G6PD डेफिशिएंसी होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइहाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। उनमें क्या करते हैं, सल्फोनामाइड्स हीमोडायलिसिस करते हैं, मतलब जो ब्लड के जो आरबीसीज होती हैं उनकी बर्स्ट कर देंगे उनको। अगला होता है न्यूट्रोपीनिया एंड अदर ब्लड डाइकेरेसिस। इसमें क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया के अंदर न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होते हैं वो कम होने लग जाएगा। न्यूट्रोफिल्स का काम होता है आपका इम्यून सिस्टम को बनाए रखना, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियाज है या कोई भी इंफेक्शंस आपकी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगी। बट अब न्यूट्रोफिल कम हो गए हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी को इंफेक्शन होने के चांसेस है। और ब्लड डायकेरेसिस के अंदर क्या होता है, ब्लड काउंट जो ब्लड के सेल्स जो होते हैं वो उनका काउंट कम होने लग जाएगा, इसको बोलते हैं ब्लड डायकेरेसिस।
अगला जो पॉइंट आता है वो होता है कर्निकेटस। ये एक स्पेसिफिक एडवर्स इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड्स में। ये बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज में आपका होता है। इसमें क्या होता है, जो सल्फोनामाइड्स है उस सल्फोनामाइड्स ब्लड ब्रेन बैरियर के में क्या है आसानी से चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बेलिरुबिन जो बेलिरुबिन होगा उसको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट से हटा देंगे, जिसकी वजह से कर्निकेटस हो जाएगा। अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है यूजेस ऑफ दी सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स में जो यूजेस होता है बेसिकली जो हम सल्फोनामाइड्स है वो उसको हम सिस्टमिकली यूज नहीं करते, क्योंकि जो सिस्टमिकली साइड इफेक्ट होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू टॉपिकली हम यूज जो करते हैं। सबसे पहला जो यूज आता है वो होता है यूटीआई। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो बेसिकली ई कोलाई और प्रोटियस मिराबिलस की वजह से होता है, जिसमें हम सल्फीसोक्साजोल यूज करते हैं, जिसमें 1 ग्राम हम सल्फीसोक्साजोल यूज करते हैं दिन में 4 बार डेली। और अगला जो यूज होता है उसमें हम यूज करते हैं ऑक्यूलर सल्फा एसिटामाइड सोडियम, जिसमें हम 10 से 30% हम ऑक्यूलर सल्फा एसिटामाइड सोडियम यूज करते हैं, जो कि बहुत सस्ता होता है, जिसमें ट्राइकोमा में यूज कर सकते हैं और आई इन्फेक्शंस में यूज कर सकते हैं। ट्राइकोमा में क्या होता है, जो ब्लाइंडनेस कॉज करता है, ये जो इसका पैरासाइट होता है वो ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है। अगला जो यूज होता है वो होता है टॉपिकल सल्फर डायजीन एंड मेफिनामाइड, जो यूज करता है हमारा बर्न सर्विसेज में यूज करा जाता है। अगला जो यूज होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। टॉक्सोप्लाज्मोसिस बेसिकली पैरासाइट से कॉज करा जाता है या फिर कंटेमिनेटेड फूड के अंदर प्रेजेंट होता है ये, और कैट के फीकस के प्रेजेंट होता है। इसमें हम यूज करते हैं सल्फर डायाजीन और पायरामिथामीन, दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस में। अगला जो यूज होता है हमारा अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें क्या होता है, कोलोन जो होता है हमारा उसके अंदर क्या होता है, अल्सर विद इंफेक्शन हो जाता है, जिसमें हम सल्फासेलाजीन यूज कर सकते हैं, जिसमें 1 से 4 ग्राम शुरुआत में यूज करेंगे, उसके बाद 500 मिलीग्राम जो हम यूज करेंगे हर 6-6 घंटे में। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर हम सल्फासेलाजीन यूज करते हैं।